हेलो फ्रेंड्स, मैं उर्मिला सालुंके विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम देखने वाले हैं 8वीं कक्षा का पाठ्यपूरक पुस्तक भारत की खोज। इसमें से पहला लेसन है अहमदनगर का किला और यह पाठ लिखा हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के भारत की खोज। इस पुस्तक से इसका क्या है, यह संक्षिप्त रूप है। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। पंडित जी कहते हैं नेहरू जी कि यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से अधिक समय हो चुका था। लेखक और उनके साथी जो थे उनको यहाँ पर आए हुए 20 महीने से भी अधिक क्या हो गया था, समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। नेहरू जी जब वहाँ पर पहुँचे तब अंधियारा आकाश था और इसमें क्या हो रहा था, झिलमिलाता हुआ दूज का चांद था। दूज का चांद क्या संदेश देता है कि अंधेरे के बाद उजाला भी अवश्य आता है। तब से दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया, क्योंकि जब वो आए थे तभी भी दूज का चांद उगा हुआ था। और जैसे ही 1 महीना ख़त्म होने के बाद वह जब भी आता था तब नेहरू जी को वह याद दिला देता था कि उनके भी कारावास का 1 महीना और बीत गया है। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। स्थायी यानी पक्का, सहचर यानी साथी या दोस्त। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, क्योंकि दूज का चांद क्या करता है, ऐसा संदेश देता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। अभी हम देखेंगे अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू किया। दूसरे जेलों में भी जब भी नेहरू जी उनको वहाँ पर रखा गया था तब भी वहाँ पर वो क्या करते थे, बागवानी। बागवानी यानी क्या होता है, पेड़ पौधों को लगाने का। यहाँ अहमदनगर के किले में भी उन्होंने बागवानी ही की। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। उन्होंने वहाँ पर क्या किया, कई घंटे, बहुत सी धूप थी, लेकिन फिर भी उन्होंने फूलों के लिए एक अलग सी जगह बनाई, जिसको क्या कहते हैं, क्यारियाँ। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। मतलब कि वहाँ पर की मिट्टी खराब थी, पथरीली थी, पुराने जो भी वहाँ पर रॉ मटेरियल जो थे वहाँ पर पड़े हुए थे, और उसी से ही उन्होंने फिर भी बाग बगीचे के लिए अच्छी तरह से ज़मीन बनाना शुरू किया। अवशेष मतलब बचे हुए पदार्थों। चूँकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजा महलों की दूरभी संधियाँ देखी है। अहमदनगर का यह जो किला है, यह क्या है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, और इसलिए इसने अपने पुराने ज़माने में कई युद्ध देखे और राजमहलों की दूरभी संधियाँ मतलब क्या, दुश्मनों या गलत इरादों द्वारा की गई संधि। दुश्मनों या गलत इरादों द्वारा की गई संधि को क्या कहते हैं, दूरभी संधियाँ। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, प्राचीन नहीं है, बस कुछ ही सालों पहले ही हुआ है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है। अहमियत यानी महत्व, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है।
यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी। देखो कौन सी घटना है? चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। चांद बीबी ने क्या किया कि अपने राज्य की रक्षा के लिए, इस किले के लिए अकबर की जो बड़ी सेना थी उसके विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। जब उन्होंने कुदाल लेकर वहाँ पे खुदाई चालू की, तब वहाँ पर उन्हें कुछ दीवारों के पुराने ज़मानों के दीवारों के कुछ हिस्से, कुछ गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। वहाँ उन्होंने ज़्यादा खुदाई इसलिए नहीं क्योंकि अधिकारियों ने यह करने से कोई भी मंजूरी नहीं दी थी और ज़्यादा काम करने के लिए उनके पास साधन भी नहीं थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है। अब नेहरू जी ने क्या किया? कुदाल छोड़ा और हाथ में कलम यानी पेन ले लिया। पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। नेहरू जी कहते कि हाँ, मुझे अब क्या करना है, वर्तमान के बारे में देखना है, समझना है और उसके बाद ही मैं लिखूँगा, तब तक मैं नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। वो कहते हैं कि पैगंबर मतलब ईश्वर का दूत, कि उसकी भूमिका लेकर, उसका अधिकार लेकर मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, तो अब क्या बचेगा? अतीत मतलब पुराना काल, जो भी कुछ हो गया है वह, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्तापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। देखो, अतीत के बारे में जो भी इतिहास हो गया है वह मैं किसी इतिहासकार या किसी विद्वान की तरह मैं बहुत अच्छे से शब्दों का इस्तेमाल करके मैं नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। क्रियाकलाप मतलब क्या? अपने काम करने का तरीका। गेटे ने एक बार कहा था, गेटे कौन है? एक बहुत बड़े राइटर है। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। देखो, इतिहास होता है, इतिहास किसे कहते हैं? जो बीती बातों को कहा जाता है वह, लेकिन वह क्या होता है? उसका बोझ, उसके अतीत का जो बोझ होता है उसकी कोई क्या लिमिटेशंस होती है। ज़्यादा बोझ से इंसान को राहत नहीं मिलती है, कुछ लिमिटेशंस होते हैं, तभी हमें वह इतिहास क्या करता है? राहत दिलाता है। अब देखेंगे अतीत का दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। अभिभूत यानी मुग्ध करता है। कभी कभी यह दबाव दमघोटू होता है। दमघोटू मतलब दम घोटने वाला यानी सांस रोकने वाला, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं।
देखो मसला मतलब क्या, उदाहरण अगर हम दिया जाता है कि जिनकी जड़ें रूट्स होते हैं पुराने सभ्यता यानी कल्चर से होती हैं, वह कौन से देश हैं, भारत और चीन। आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती हूँ। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हैं। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। देखो इस पैराग्राफ में नेहरू जी अपने विरासत के बारे में उनके विचार यह है। नेहरू जी का सोचना है कि उनकी विरासत क्या है, उनकी विरासत क्या है, वे किन बातों के उत्तराधिकारी हैं। फिर स्वयं ही उनका सोचना है कि मानवता के जिन मूल्यों को हजारों वर्षों में प्राप्त किया गया, विजयों का उल्लास, पराजयों का दुख व मानव के साहसी कारनामे, ये सभी उनके साथ जुड़े हैं। वे इन्हीं सब के क्या हैं, वारिस है।